गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक रहेगा रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म। ग्लास स्लैब का हमने पढ़ रखा है कि ग्लास स्लैब में रिफ्रैक्शन किस तरीके से होता है कि हमारी जो इमर्जेंट रे है वो पैरेलल शिफ्ट हो जाती है फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। बट नाउ हम किसकी बात कर रहे हैं? प्रिज्म की बात कर रहे हैं कि ग्लास प्रिज्म में क्या होगा अगर लाइट उसके ऊपर फॉल करेगी। तो हम नॉर्मली प्रिज्म की बात करते हैं तो हमारा जो ग्लास प्रिज्म है वो कुछ इस तरीके से बना होता है 3D। तो ये हमारा रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये हमारा क्या हो गया रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये भी हमारा क्या हो जाएगा रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अगर लाइट इस तरीके से फॉल कर रही है, ठीक है, और यहाँ से निकलेगी तो दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच के एंगल को हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ प्रिज्म। तो एंगल ए हमारा क्या होता है? एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है, एंगल बिटवीन टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ प्रिज्म। तो वो हमारे पास इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। ये हमारी क्या हो जाएगी भाई? इंसिडेंट रे। ये हमारे पास क्या हो जाएगी? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे इस सरफेस का नॉर्मल बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? एंगल आई। नाउ आपको ये पता है कि ये ग्लास स्लैब है, इसका हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या ले लिया? एन, ठीक है। एयर से लाइट आ रही है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा 1 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या हो जाएगा 1। तो ऑब्वियसली एन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर तो क्या होगा? लाइट बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये नॉर्मल है, लाइट हमारे पास क्या होगी? बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे हमने बोल दिया R1। क्लियर है? नाउ अब इस सरफेस के ऊपर, ये भी हमारा रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, क्यों? क्योंकि लाइट ग्लास से किस में जा रही है? एयर में जा रही है। ये फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। ये हमारा एयर ग्लास इंटरफेस हो गया, ग्लास एयर इंटरफेस हो गया। ओके, नाउ इस पॉइंट पे जब मैं नॉर्मल ड्रॉ करूं दिस वन, तो इस एंगल को मैंने बोल दिया एंगल R2, ठीक है। ऑब्वियसली एंगल R1 और एंगल R2 इज नॉट इक्वल। नाउ व्हेन लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर बिकॉज n इज ग्रेटर देन 1, तो जब लाइट डेंसर से रेयर जाएगी, हाइयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जाएगी, तो क्या होगा? लाइट बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ओके, तो नाउ हमारे पास ये क्या हो जाएगा? एंगल E। ये क्या हो जाएगा? एंगल E। और ये हमारे पास क्या हो जाएगी? इमर्जेंट रे। क्लियर पॉइंट आपका? ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म। तो प्रिज्म में रिफ्रैक्शन किस तरीके से होता है? अगर मैं ग्लास स्लैब की बात करूं, ये हमारा ग्लास स्लैब था, इसका n ये 1, ठीक है। लाइट इस तरीके से फॉल कर रही थी, ये इसका नॉर्मल एंगल I, देन बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और इस तरीके से चलेगी। जब मैंने इसको आगे बढ़ाया तो क्या थी? ये एक दूसरे के ये पैरेलल शिफ्टिंग थी। यहाँ पर क्या हो रही थी? पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ लाइट। लेकिन इसमें आप अगर देखोगे ध्यान से तो हमारे पास ये इंसिडेंट रे हो गया, ये इमर्जेंट रे होगी। अगर मैं इंसिडेंट रे को पाथ को आगे बढ़ाती हूँ, ठीक है, ये इंसिडेंट रे के पाथ को मैंने आगे बढ़ाया तो ऑब्वियसली ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे क्या बनकर आएगा कि प्रिज्म में रिफ्रैक्शन कैसे होता है। इसको और डिटेल के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि डेविएशन एंगल क्या है। क्या पता होना चाहिए? डेविएशन एंगल। तो डेविएशन एंगल के लिए मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर कि डेविएशन एंगल क्या है, ठीक है। लेट मैंने माना, ठीक है, ये डेविएशन एंगल को हम डिनोट करते हैं ये, ठीक है। लेट मैंने एक मिरर ले लिया इस टाइप से और लाइट इंसिडेंट की
मैं मिरर से लेंस पे जाऊंगी, लाइट इस तरीके से इंसिडेंट की और इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी। क्लियर पॉइंट आपका, लाइट इंसिडेंट की है सरफेस के ऊपर, देन रिफ्लेक्ट होगी और इस तरीके से चलेगी। ये आपका हो गया आई, ये आपका हो गया आर, और एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। लेकिन इसके ओरिजिनल पाथ, हमारा ओरिजिनल पाथ लाइट का क्या था, ओरिजिनल पाथ की लाइट का ओरिजिनल पाथ था इस तरीके से, लेकिन लाइट उधर चलेगी। तो ये जो एंगल होता है इसको हम क्या बोलते हैं, डेविएशन एंगल। तो डेविएशन एंगल को मैं किस तरीके से बोल सकती हूँ कि डेविएशन एंगल वो एंगल होता है जो हमें ये बताता है कि हमारी जो लाइट है वो अपने ओरिजिनल पाथ से कितनी डेविएट हुई है, यानी कितनी मुड़ी है। लाइट को इस तरीके से जाना था अपने ओरिजिनल पाथ पे, लेकिन लाइट इस पॉइंट से इधर की तरफ चली जाती है। तो आपका ये जो एंगल है ये क्या कहलाया जाएगा, डेविएशन एंगल। तो डेविएशन एंगल हमें ये इंफॉर्मेशन देता है कि हमारी जो लाइट है वो अपने ओरिजिनल पाथ से कितनी डेविएट हुई है, यानी कितनी मुड़ी है। तो इसको हम क्या बोल देंगे, डेविएशन एंगल। तो यहाँ से आपको अगर डेविएशन एंगल निकालना पड़ेगा तो आप कैसे निकाल सकते हो, ये हमारे पास है और ये इस तरीके से गई है, ऑब्वियसली ये आई और ये आर और ये डेविएशन एंगल। लेकिन आर और आई तो दोनों इक्वल है, तो आई और आई, और या मैं बोल सकती हूँ इस पूरे को 2i, क्या बोल सकते हैं इस पूरे को 2i, और ये क्या हो गया, डेविएशन। लीनियर एंगल बन चुका है, ठीक है, इस तरीके से कि ये 2i है और ये आपका डेविएशन है। लीनियर एंगल बन चुका है, 2i प्लस में डेविएशन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से डेविएशन एंगल कितना निकल कर आया, 180 माइनस 2i। ठीक है, क्लियर इतना। जैसे मैं इसका एक एग्जांपल लेकर दिखाती हूँ आपको। कि लेट हमारे पास ये दो सरफेस हैं, 120 डिग्री पे और ये आपका हो गया 20 डिग्री। ठीक है, आपको डेविएशन एंगल निकालना है, क्लियर है। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो हमने इसको नॉर्मल बनाया, ये कितना हो गया 70 एंगल बनाते ही लाइट यहाँ जाएगी और ये कितना हो गया 20। पॉइंट क्लियर आपका, ये 20 ये 120 कितना हो गया 140, ऑटोमेटिकली दिस इज 40, तो ये क्या हो जाएगा 50, और 50 एंगल बनाकर ये इस तरीके से चली जाएगी, तो ये कितना हो गया 40। क्लियर आपको। लेकिन आपको क्या निकालना है, डेविएशन एंगल निकालना है, नेट डेविएशन निकालना है। ओके, अब एक और पॉइंट हमारे पास कि लाइट ऐसे है और इस तरीके से गई है, तो ये जो है डेविएशन एंगल एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, देखो ये इस तरीके से घड़ी के अपोजिट चल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। अगर लाइट इस तरीके से और वो ऐसे मुड़कर चली जाती है तो ये आपका डेविएशन एंगल है, लेकिन क्लॉकवाइज है। तो ये भी मैटर करता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑब्वियसली मैटर करती है डेविएशन में। तो अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं तो दिस इज योर ओरिजिनल पाथ, ठीक है, बट लाइट कैसे रिफ्लेक्ट करके गई है, इस तरीके से रिफ्लेक्ट करके गई है। तो अगर मैं देखूं तो ये हमारा क्या हो गया डेविएशन एंगल, ये पूरा कंप्लीट कितना हो गया डेविएशन एंगल। इंसिडेंट एंगल कितना है 70, ठीक है, कितना है आपका 70। तो या तो आप ऐसे निकाल सकते हो 180 माइनस में 2 इंटू 70 140, आंसर कितना आया 40 डिग्री। या आप कैसे निकाल सकते हो, ये तो 20 है ही, ठीक है, अब ये निकालना है, तो ये तो रे ऐसे जा रही है और ये ऐसे, ये 20 है तो ये भी कितना हो जाएगा 20, तो ये भी आपको कितना निकल कर आएगा 20 प्लस में 20 कितना हुआ 40, कितना हुआ आपका 40। तो मैं यहाँ से बोल सकती हूँ कि डेल्टा वन इज 40 डिग्री, और क्या रोटेशन है भाई इसकी एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर इतना। नाउ अब यहाँ पर भी तो लाइट का ओरिजिनल पाथ क्या था, ये था आपका ओरिजिनल पाथ,
लेकिन लाइट क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी इस डायरेक्शन में। पॉइंट क्लियर है आपका? तो अगर वो इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हुई है तो ये आपका क्या कहलाया जाएगा, डेल्टा 2। तो यहां से हम देखिए 180, यहाँ का इंसिडेंट एंगल कितना है भाई 50, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच, तो 2 इंटू 50, 180 माइनस में 100 कितना आ गया 80। चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ये आपका 40 है, ये और ये दोनों सेम होंगे, ये भी कितना होगा 40, तो डेल्टा 2 कितना हो गया 80 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। नेट डेविएशन पूछे तो दोनों का मैनर एक ही है, तो प्लस हो जाएगा डेल्टा 1 प्लस में डेल्टा 2, 40 प्लस में 80, 120 डिग्री AC W। मान लो कि एक क्लॉकवाइज आया, अगर एक क्लॉकवाइज आया तो हम एक पॉजिटिव लेंगे और एक नेगेटिव लेंगे। पॉइंट आपका क्लियर है? एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेंगे क्योंकि हम एंगल हमेशा इस तरीके से मेजर करते आ रहे हैं, 90, 180, 270, 360। तो एंटी क्लॉकवाइज को हम क्या लेंगे पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज को हम क्या लेंगे नेगेटिव, और इस तरीके से हम इजीली इसको निकाल सकते हैं। पॉइंट क्लियर है आपको? डेविएशन एंगल, ये डेविएशन एंगल अब प्रिज्म में कैसे हेल्प करता है वो आपको मैं बताती हूँ, ठीक है? बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है प्रिज्म में डेविएशन का। नाउ अगर मैं एक बार सिंपली ऐसे बता रही हूँ कि लाइट हमारी इस तरीके से फॉल करती है और वो एयर से वाटर में अगर जा रही है तो लाइट इस तरीके से बैंड होगी। दिस इज योर आई, एंगल R। ओरिजिनल पाथ क्या था, ये लाइट किस तरीके से बैंड हुई है, इस साइड हुई है। अपने ओरिजिनल पाथ से कितनी डेविएट हुई है भाई ये, तो या ये आपका क्या हो जाएगा डेविएशन, ये आपका क्या हो जाएगा डेविएशन एंगल, और किस में है ये रोटेशन है तो क्या है क्लॉकवाइज। पॉइंट क्लियर है? अगर मुझे यहाँ से डेविएशन निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगी, ऑब्वियसली एंगल आई इज इक्वल टू इन दोनों को मिला के R प्लस में डेल्टा, तो डेल्टा यहाँ से क्या हो जाएगी आई माइनस में R। पॉइंट क्लियर आपका? तो इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। नाउ हम बात कर रहे थे प्रिज्म में, प्रिज्म में किस तरीके से होगा। ठीक है, अगर पहले मैंने बोला कि ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, लाइट इस तरीके से गई, बैंड हुई और देन इस तरीके से, तो ये और ये आपका क्या हो गया रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये दोनों आपके क्या हो गए रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो ये एंगल A हो गया, एंगल ऑफ प्रिज्म। अगर हमने इस तरीके से प्रिज्म को रखा हुआ है और लाइट ऐसे गई है, इस तरीके से गई है, ठीक है, इस तरीके से गई है, देन ये, तो ये आपका क्या हो जाएगा एंगल ऑफ प्रिज्म। तो एंगल ऑफ प्रिज्म हमेशा क्या होता है एंगल बिटवीन टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये आपका एंगल ऑफ प्रिज्म होगा। जब भी आप प्रिज्म को चूज करते हो तो दो चीज होती है कि ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है और उसका एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है। तो ये हमारे पास इंसिडेंट रे थी, ये एंगल E था, ये R1 था, ये R2 था, ये I, और ये A था। इतना आपको पता है, इसके एंगल पता चल गए I, R1, R2, E, और ये क्या हो गया A। नाउ हम किसकी बात कर रहे हैं डेविएशन एंगल की। चलो डेविएशन एंगल एक तो ये हो गया कि ओरिजिनल पाथ से अपनी कितनी डेविएट हुई है, तो दिस इज योर डेल्टा 1, ठीक है। अब हम बात करें तो एक तो ये हो गया कि वो अपने ओरिजिनल पाथ से कितनी डेविएट हुई है, जाना था उसको ऐसे, चली गई ऐसे, ठीक है, तो ये इस तरीके से डेविएट हुई है, ये क्या हो जाएगा डेल्टा 1। अब यहाँ अगर आप देखोगे जाना था उसको ऐसे, लेकिन वो किस तरीके से किस साइड मुड़ गई, ऐसे मुड़ गई, तो ये आपका क्या हो जाएगा डेल्टा 2, ठीक है।
तो ये डेल्टा 2 है और ये आपका क्या है, डेल्टा 1। निकालो जरा डेल्टा 1, आप कैसे निकालोगे, एंगल आई इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस में R1। तो डेल्टा 1 कितना हो गया, आई माइनस में R1। क्या रख लिया मैंने इसको, फर्स्ट। क्लियर है। अगर यहाँ पर भी अगर आप मैनर देख रहे हो कि इसका ओरिजिनल पाथ था ये और मुड़ गई इधर, कौन सा मैनर है, डेल्टा 1 भी क्या है, क्लॉकवाइज। डेल्टा 1 भी क्या है, क्लॉकवाइज। ओरिजिनल पाथ है इसका ये और मुड़ गई इस साइड, डेल्टा 2 भी क्या है, क्लॉकवाइज। लेकिन इसमें अगर आप देखोगे तो ये तो हमारे पास एंगल ई हो गया, ठीक है, एंगल ई पूरा कंप्लीट। लेकिन एंगल ई में हमारे पास किस तरीके से, इसको थोड़ा सा इस तरीके से देखो आप, ये हो गया नॉर्मल और ये हो गया आपका ऐसे। लेकिन लाइट क्या होगी, बैंड इस तरीके से, ओरिजिनल पाथ से ये बैंड, ये आपका डेल्टा 2 है, ये पूरा आपका क्या है ई। अगर ये R2 है तो ऑब्वियसली ये R2, तो यहाँ से हमारे पास क्या है, R2 प्लस में डेल्टा 2 इज इक्वल टू क्या आ गया, ई। तो डेल्टा 2 कितना हो जाएगा भाई, ई माइनस में R2। सेकेंड ये भी क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज। ठीक है। नाउ अगर आप देखते हो ध्यान से तो हमारे पास क्या निकल कर आता है भाई, अब इसको अगर मैं बात करूं, अगर फाइनल इसका रिजल्ट देखूं मैं, तो फाइनल रिजल्ट क्या होगा कि ये हमारे पास एक प्रिज्म है और ये इसकी ओरिजिनल थी, ठीक है, और ये इसकी क्या हमारे पास इमर्जेंट, ये इंसिडेंट है और ये इसकी फाइनल रिफ्रैक्टेड रे, या जिसको हम क्या बोल सकते हैं, इमर्जेंट। तो इन दोनों को अगर मैं मिलाऊं आगे बढ़ा के, तो ये आपका क्या हो जाएगा, डेविएशन। ये आपका क्या हो जाएगा, डेविएशन एंगल। ठीक है। तो इसका मतलब इसको अगर मैंने आगे बढ़ाया दिस वन, तो ये आपका क्या हो गया, डेविएशन एंगल। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका क्या हो जाएगा, नेट डेविएशन एंगल। तो नेट डेविएशन एंगल हमारे पास हो गया डेल्टा। नेट डेविएशन हमारे पास क्या हो गया, डेल्टा। लेकिन अगर इसको आप ध्यान से देखोगे ना, तो आपको क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी कि हमारे पास, यहां पर बना के दिखा कि ये हमारे पास एक प्रिज्म है, लाइट इस तरीके से है, चलेगी, उसके बाद लाइट इधर चलेगी, ये ई, ठीक है, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आई। इसको जब मैंने आगे बढ़ाया तो ये आपका क्या हो गया, डेविएशन एंगल। ये आपका क्या हो गया, डेविएशन एंगल। अब ये हमारा डेविएशन एंगल है, इसको ध्यान से देखोगे तो ये इस तरीके से एंगल बनकर आ रहा है, दिस वन, कि ये डेविएशन और ये डेल्टा 1। ये एंगल कितना होगा, इसको हम ध्यान से देखते हैं। तो यहाँ देखो, ये और ये क्या हो गया, R2, और ये हमारे पास इमर्जेंट रे, और ये हमारे पास इस तरीके से, ये अगर डेल्टा 2 है तो ये भी कितना हो जाएगा, डेल्टा 2। तो ये भी हमारे पास कितना हो गया, डेल्टा 2। ये डेविएशन है, ये डेल्टा 1, और ये क्या हो गया, डेल्टा 2। नाउ हम क्या लगाते हैं भाई, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। हम क्या लगाएंगे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। इस एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से आप क्या समझे कि डेल्टा किसके इक्वल आ जाएगा, डेल्टा 1 प्लस में डेल्टा 2। तो जो नेट डेविएशन है हमारा, नेट डेविएशन वो किसके इक्वल आएगा, डेल्टा 1 प्लस में डेल्टा 2, डेल्टा 2। ठीक है। डेल्टा 1 भी क्लॉकवाइज है, डेल्टा 2 भी क्या है, क्लॉकवाइज है। ये दोनों ही हमारे पास क्या है, क्लॉकवाइज। तो नेट डेविएशन भी क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। अब हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं। डेल्टा 1 की वैल्यू क्या थी, आई माइनस में R1। डेल्टा 2 की वैल्यू क्या थी, ई माइनस में R2 हो जाएगा।
तो यहाँ से हमारे पास निकल कर आया डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस में ई माइनस R1 प्लस में। ध्यान से जरा, डेल्टा हमारे पास क्या निकल कर आया है, आई प्लस में ई माइनस में R1 प्लस में R2, इसको मैंने दे दिया थर्ड। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है, क्लियर। ये आपका एंगल ऑफ प्रिज्म है। यहाँ से हमने क्या निकाला था, ये एंगल आई, यहाँ से डेविएशन निकाल दिया आई माइनस में R1, यहाँ से डेल्टा 2 निकाल दिया ई माइनस में R2, दोनों क्लॉकवाइज है। नेट डेविएशन ऑब्वियसली डेल्टा 1 प्लस में डेल्टा 2 होगा, लेकिन फिर भी हम ये देख लेते हैं, ये डेल्टा 1 तो है ही, और ये नेट डेविएशन हो गया कि इंसिडेंट रे और ये इमर्जेंट रे है, ये दोनों जहां मिलेंगी वो क्या बना दिया, डेविएशन हो गया। कि हमारी इस ओरिजिनल पाथ से जो फाइनल इमर्जेंट रे थी वो इस पाथ पर आ जाती है, तो ये आपका कंप्लीट नेट डेविएशन आ गया। अगर ये डेल्टा 2 है तो इसके एंगल का अपोजिट ये है, तो ये भी क्या हो जाएगा, डेल्टा 2, और डेल्टा 1 प्लस में डेल्टा 2 और इनकी वैल्यू को पुट कर दिया। नाउ हम क्या देखते हैं भाई, इसके आगे के फर्दर, ये तो हमारे पास ठीक है, ये हमारे पास दे दिया इन टर्म्स ऑफ R1 एंड R2। ये फॉर्मूला किस में आ गया हमारा, इन टर्म्स ऑफ R1 एंड R2। आपका ये फॉर्मूला आ गया इन टर्म्स ऑफ R1 एंड R2। लेकिन अगर मुझे R1 और R2 नहीं पता है और मुझे क्या दे रखा है, एंगल ऑफ प्रिज्म, तो मुझे अब नेट डेविएशन जो निकालना है वो किस में निकालना है, इन टर्म्स ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म। तो आप कैसे निकालोगे इसको, कि हमारे पास ये इंसिडेंट रे थी, ये आपकी नॉर्मल बैंड टुवार्ड्स दी नॉर्मल, नाउ ये क्या हो जाएगा, सेकंड नॉर्मल, और देन अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। ये E है, ये I है, ये R1 है, ये R2 है, और ये आपका A। ठीक है, मैंने इसको दे दिया, इस पॉइंट को दे दिया P, और इसको क्या दे दिया Q, इसको दे दिया M, और इसको दे दिया N। नाउ इन क्वाड्रिलेटरल, इन क्वाड्रिलेटरल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल आपका, M P N Q, M P N Q। इस क्वाड्रिलेटरल में आप देखोगे तो आपको पता है सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो एंगल A, इसको मैंने मान लिया लेट थीटा, क्या मान लिया मैंने, थीटा। एंगल A प्लस में ये कंप्लीट, ये सरफेस है, ये इसका नॉर्मल है, तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री। ये क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट क्या हो जाएगा 90 डिग्री। ये भी कंप्लीट क्या हो जाएगा 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर है 90 डिग्री। ये आपका एंगल क्या है, थीटा, प्लस में 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो गया 360। क्लियर है। तो यहाँ से एंगल A प्लस में 180 प्लस में थीटा इज इक्वल टू 360। तो हमारा एंगल A प्लस में एंगल थीटा, ठीक है, सिंपल A प्लस थीटा लिख दो चाहे, A प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या निकल कर आ गया 180 डिग्री। इसको क्या मान लिया मैंने, इक्वेशन 1। इस क्वाड्रिलेटरल में आप देखोगे ये 90 90 क्या हो गया 180, 360 में से 180 गया तो बचा क्या 180। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम किसके इक्वल आ जाएगा 180 डिग्री के इक्वल आएगा। क्लियर है। नाउ अगर मैं देखूं इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है PNQ, sum of all the angle of triangle is 180 degree। तो that means एंगल R1 प्लस में एंगल R2 प्लस में थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से इसको मैंने बोल दिया सेकंड इक्वेशन। नाउ हम क्या करेंगे भाई, इक्वेट करेंगे। हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 है ये A प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन 2 क्या है,
एंगल R1 प्लस में एंगल R2 प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी 180 डिग्री के इक्वल है और ये भी 180 डिग्री के इक्वल है, तो हमने इसको क्या कर दिया, इक्वेट। यहां से आया a प्लस थीटा इज इक्वल टू एंगल R1 प्लस में एंगल R2 प्लस में थीटा। थीटा थीटा कैंसिल, तो a आपका क्या हो गया, R1 प्लस में R2। तो एंगल ऑफ प्रिज्म, ध्यान से इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एंगल ऑफ प्रिज्म किसके इक्वल आया भाई, R1 प्लस में R2। तो नाउ डेविएशन एंगल, जो हमारा डेविएशन एंगल का जो एक्सप्रेशन है वो रिड्यूस टू हो जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस में ई माइनस में ए। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, क्लियर आपको। तो चलो अब मैं यहाँ पर इस तरीके से मेरा क्या हो गया, हमारे पास ए का निकल कर आ चुका है R1 प्लस में R2। नाउ हम आगे देखते हैं कि फर्दर हमें कैसे निकालना है। तो हमारे दो फॉर्मूला आ चुके हैं, डेविएशन इज इक्वल टू आई, डेविएशन इज इक्वल टू आई प्लस में ई माइनस में ए, और a इज इक्वल टू R1 प्लस में R2। नाउ आपका हमारे पास एक न्यूमेरिकल है कि इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं कि ये एंगल, ये हमारे पास दे रखा है 75 डिग्री। ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास दे रखा है √2, ये दे रखा है 45 डिग्री। ठीक है, फाइंड R2 एंड E। क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड R2 E एंड नेट डेविएशन, ये आपको फाइंड आउट करना है। अब इसको ध्यान से देखो, एंगल ऑफ प्रिज्म क्या दे रखा है आपका 75 डिग्री, ये क्या दे रखा है 45। तो एंगल I आपको दे रखा है, एंगल I आपको क्या दे रखा है 45 डिग्री, A आपको क्या दे रखा है 75 डिग्री। ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, ये आपको निकालनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1, इसका √2 है और इसका क्या है 1। यूजिंग स्नेल्स लॉ, यूजिंग स्नेल्स लॉ, हम स्नेल्स लॉ का यूज करेंगे यहाँ पर। स्नेल्स लॉ क्या था हमारे पास, n1 इंटू में साइन i इज इक्वल टू n2 इंटू में साइन r। ये आपका क्या था स्नेल्स लॉ। n1 कितना है 1, साइन i कितना है 45, n2 कितना है भाई √2 साइन r। आपको क्या निकालना है, यहाँ पर हमें ये पता है कि ये कितना हो गया R1 और ये आपका क्या हो गया R2, तो इसको मैंने क्या रख दिया R1। नाउ साइन 45 क्या होता है 1/√2, √2 इंटू में साइन R1, तो साइन R1 1/√2 इंटू √2 कितना आ गया 1/2। 1/2 की वैल्यू कब होती है R1, साइन R1 इज इक्वल टू साइन 30, तो R1 की वैल्यू क्या आ गई 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से R1 की वैल्यू क्या आ गई 30 डिग्री, R1 इज 30 डिग्री। नाउ आपको यूजिंग दिस फॉर्मूला, ठीक है, A इज इक्वल टू R1 प्लस में R2, तो A हमारे पास दे रखा है A इज इक्वल टू R1 प्लस में R2। A कितना दे रखा है 75 डिग्री, R1 कितना है भाई आपका 30 डिग्री, R2 निकाल दी। R2 हमारे पास कितना आ जाएगा 75 माइनस में 30 यानी 45 डिग्री। नाउ ये आपका कितना हो गया 45 डिग्री, ये आपका कितना हो चुका है 45 डिग्री। नाउ हम क्या निकाल सकते हैं भाई E की वैल्यू, हम क्या निकाल सकते हैं E की वैल्यू। ठीक है, I प्लस में E माइनस में E, ये आपका डेविएशन। चलो अब हम निकालेंगे E की वैल्यू, फिर Snell's law, using Snell's law,
ठीक है, √2 इंटू साइन 45 इज इक्वल टू 1 इंटू में साइन ई। समझ गए होगे आप, ठीक है, यही सेम है। अब n1 हमारा √2 इंटू में साइन 45 इज इक्वल टू 1 इंटू में साइन ई। साइन ई निकालना है, √2 साइन 45 की वैल्यू भी क्या है 1/√2 इज इक्वल टू साइन ई। ये कैंसिल, साइन ई की वैल्यू 1। साइन की वैल्यू 1 कब होती है, जब एंगल क्या होता है 90 डिग्री। तो ई हमारे पास क्या आ गया 90 डिग्री। ई की वैल्यू क्या होगी 90 डिग्री और R2 की वैल्यू क्या थी भाई 45 डिग्री। यही आपको फाइंड आउट करना था। तो ये आपका ई है दिस वन, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या बना देगा 90 डिग्री। ई की वैल्यू आपकी आ चुकी है 90 डिग्री। नाउ हमें फाइंड आउट करना है डेविएशन एंगल। यूजिंग दिस फॉर्मूला वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। आपकी डेविएशन इज इक्वल टू आई कितना था 45, ई कितना है 90, ए कितना है आपका 75, ठीक है। आई कितना है भाई 45, ए कितना है 90 और ये आ जाएगा 75। 90 में से 75 गया तो कितना हुआ 15। तो नेट डेविएशन आपका कितना आ चुका है 60 डिग्री। नेट डेविएशन आपका कैसे आ चुका है 16 डिग्री। अब वैसे भी निकाल सकते हो, 45 में से 30 जाएंगे तो ये कितना बचेगा 15। इसको कर दो, 90 में से 45 जाएगा तो ये कितना बनेगा 45। तो नेट डेविएशन कितना आया 15 प्लस में 45 क्या आ चुका आपका 60, ठीक है। नाउ हम देखते हैं, ये तो था हमारे पास जब एंगल क्या होते हैं लार्ज होते हैं, जैसे 30, 45, 60, 90। बट क्या हो कि जब हमारा एंगल क्या हो जाए स्मॉल, ठीक है, हमारा एंगल क्या हो स्मॉल। स्मॉल यानी कि लेस देन क्या हो 10 डिग्री। मैंने बताया था जब एंगल बहुत स्मॉल होते हैं, इफ एंगल्स आर वेरी स्मॉल, तो इन दिस केस हम लेते थे भाई आई साइन आई और टेंजेंट आई अप्रोक्सीमेटली क्या है इक्वल है। तो आप इसको किस तरीके से कर सकते हो, हमने ये कहा कि ये हमारा प्रिज्म है, ये 1 है, ये n है, ये 1 है, ये I है और ये आपका R1 है, ये आपका R2 है और ये क्या हो जाएगा E। स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग 1 इंटू में साइन I, n इंटू में साइन R। लेकिन साइन आई की जगह हम क्या लिख सकते हैं आई, साइन आर की जगह भी हम क्या लिख सकते हैं, ये R1 है, हम क्या लिख सकते हैं R1। तो ये हो जाएगा 1 इंटू में आई, n इंटू में R1, ठीक है। कभी कभी n की जगह म्यू भी ले लेते हैं, किसी बुक में आपने देखा होगा n की जगह क्या ले लेते हैं म्यू भी ले लेते हैं। तो यहाँ से i किसके इक्वल आ गया n R1, फर्स्ट रख दिया। नाउ इस सरफेस के ऊपर हम जब दोबारा लगाएंगे एंगल तो क्या हो जाएगा n इंटू में साइन R2 इज इक्वल टू 1 इंटू में साइन E। तो n R2 इज इक्वल टू क्या हो गया E। क्लियर है, n R2 इज इक्वल टू हो गया आपका E। नाउ हमारे पास पता है कि डेविएशन एंगल जो है I प्लस में E माइनस में क्या है A, I प्लस में E माइनस में क्या है A। अब यहाँ पर मैंने I की जगह क्या किया, A आपको पता है R1 प्लस में क्या है R2, ठीक है। अब यहाँ पर देखो I की जगह मैं क्या पुट कर दूं n R1, I की जगह मैं क्या पुट कर दूं n R1, E की जगह मैं क्या पुट कर दूं n R2, माइनस में क्या हो गया A, n दोनों में से कॉमन आ गया, R1 प्लस में R2 माइनस में A, R1 प्लस में R2 किसके इक्वल है A के इक्वल। तो n A माइनस में A, इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा A कॉमन आ जाएगा। तो
तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, a कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचा n, यहाँ क्या बचा 1। तो इफ हमारा एंगल क्या हो, बहुत छोटा हो, एंगल आर वेरी स्मॉल, तो उस केस में हमारे पास जो नेट डेविएशन है वो उसका फॉर्मूला आ जाता है n माइनस में 1 इंटू में a, या आप कहीं पर देखते हो म्यू माइनस में 1 इंटू में a। ये आपका आ जाएगा जब एंगल क्या हो, बहुत छोटा हो, तो उस केस में हम इस तरीके से इसको निकाल देते हैं। नाउ अगर क्या हो कि हमारे पास जब एंगल की तो छोटा हो गया, लेकिन अब हमारे पास क्या आ जाए, मिनिमम डेविएशन का केस आ जाए। क्या आ जाए हमारे पास, मिनिमम डेविएशन का केस। तो उसको भी देखते हैं जरा। इसमें अगर हम देखते हैं तो हमारे पास किस तरीके से निकल कर आता है कि जब एंगल ऑफ प्रिज्म में हमारे पास निकल कर आया कि एक तो हमने क्या निकाला कि रिफ्रैक्शन कैसे होता है, दूसरा हमने क्या निकाला कि हमारे पास आई ई ए डेल्टा किस तरीके से रिलेट है और उनका फॉर्मूला। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो हमारे पास फॉर्मूला हो गया डेविएशन का आई प्लस में ई माइनस में ए, एक फॉर्मूला ये था a इज इक्वल टू r1 प्लस में r2, एक फॉर्मूला ये था। जब एंगल वेरी स्मॉल हो तो उस केस में हमारे पास डेविएशन क्या था, n माइनस में 1 इंटू में a। तो आपके ये 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ चुके हैं। इन 3 फॉर्मूला से हम डिफरेंट क्वेश्चंस को इजीली निकाल सकते हैं। और बाकी हमारे पास रिफ्रैक्शन की बात रही, तो आप रिफ्रैक्शन को इस तरीके से, क्लास 10th के लिए इतना इनफ है प्रिज्म के बारे में पढ़ना, ठीक है। क्लास 11th और 12th में मिनिमम डेविएशन के बारे में आता है, लेकिन अगर आपने इस तरीके से निकाल दिया वो भी इनफ है। नाउ जब हमने ये बोला कि रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म की बात करते हैं, तो रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म में हमने ये तो बोल दिया कि हमारी जो इमर्जेंट रे है, यानी फाइनली जो इमर्जेंट रे है वो किस तरीके से जाती है, वो इस तरीके से हमारे पास जाती है। ये उसका क्या होता है, पाथ। और अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं तो ये आपका क्या होगा, नेट डेविएशन एंगल, ठीक है। और दिस इज योर एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। इक्विलेटरल प्रिज्म क्या होते हैं, कहीं कहीं पे क्वेश्चन में आपको इक्विलेटरल प्रिज्म दिया होगा। इक्विलेटरल प्रिज्म ऑब्वियसली जिसके तीनों साइड इक्वल हो, और तीनों साइड इक्वल है तो तीनों एंगल इक्वल है, तो उस केस में एंगल ऑफ प्रिज्म आपका क्या आ जाता है, 60 डिग्री। एंगल ऑफ प्रिज्म आपका क्या आता है, 60 डिग्री। तो ये हमारे पास था रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म। आगे हम जो नेक्स्ट चैप्टर ह्यूमन आई उसके बारे में पढ़ेंगे। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाल देना।